चलिए आज की जो न्यूज़पेपर की डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ हैं वो कुछ ख़ास जो हैं हमारी के बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई हुई हैं वो नहीं है। ठीक-ठाक न्यूज़ आई हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे हम कुछ करंट अफेयर्स की वीडियोस डाल रहे हैं और सेकेंडली हमने इकॉनमी की एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस, आप वो भी देख सकते हैं। और थर्डली अगर मैं बात करूं तो हमारे चैनल पे डेली के न्यूज़पेपर की हम एनालिसिस डालते हैं। लेकिन इस एनालिसिस में आप एक चीज़ नोट करिएगा कि हम जो है टू दी पॉइंट जो चीज़ है उसी को डिस्कस करते हैं। मतलब कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर से उठा के कोई भी न्यूज़ डाल दो, अगर वो न्यूज़पेपर में भी नहीं है तो उसका कुछ डिस्कशन का मसला नहीं बनता। जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आया हुआ है उसी को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ तो नो ट्रस्ट वोट डिसमिस्ड, इमरान गेट्स पाकिस्तान पार्लियामेंट डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो उसको डिसमिस कर दिया गया है लेकिन जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया और उसमें उन्होंने बोला कि भाई इलेक्शन ही दोबारा करवा लो। इस तरह की जो सिचुएशन है वो वहाँ पे बनती दिखाई दे रही है। लेकिन ये चीज़ हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं हमारी कंट्री में बात करूं तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पार्लियामेंटेरी मोशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि वो लोकसभा में मूव होता है। मतलब लोकसभा में हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसमें हमें पता चलता है कि भाई कौन बंदा कितना कॉन्फिडेंस में है गवर्नमेंट के और कौन बंदा नहीं है, ठीक है। तो लोकसभा में हम पास करते हैं, क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो लोकसभा पे क्या है, डिपेंडेंट है या फिर उनको रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वजह से हम उसको लोकसभा में ही क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। जब लोकसभा में हम फ्लोट कर देते हैं, ये देखिएगा अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे मैंने आपको बोला कि इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा को। तो अगर हम उसमें बात करें तो इसमें कोई प्रायर रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होती। दिस पॉइंट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि कुछ प्रायर रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि ये रीज़न था जी। कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इस तरह से फ्लोट हो सकता है और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट होता है और इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन दी लोकसभा अंडर द रूल ऑफ 198, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो और जो चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, उसमें कहीं पे भी इस तरह से मेंशन नहीं है कि कॉन्फिडेंस या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन जो आर्टिकल 75 है विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। और दैट्स वाई अगर ये हो जाए फ्लोट तो ऑब्वियसली किसके अगेंस्ट हो रहा है, पूरी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, इसको पहले 50 मेंबर्स की एक एडमिशन मिलनी चाहिए कि भाई हाँ हम इस चीज़ के साथ में हैं, फिर ये जो मोशन है उसको हम फ्लोट कर पाएंगे कहाँ पे, अपने हाउस में। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये कि कोई बंदा जाएगा स्पीकर के पास के मैंने इस तरह से करके नो कॉन्फिडेंस मोशन को फ्लोट करना, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हाउस में से पूछा जाता है कि 50 मेंबर्स की सपोर्ट है। अगर 50 मेंबर्स सपोर्ट करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को तभी इसकी जो प्रोसीडिंग्स है आगे बढ़ाई जाती है। अगर उन प्रोसीडिंग्स में वो चीज़ पास हो जाती है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि वेकेट करना पड़ेंगे सारे के सारे हाउस। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड्स अ मेजॉरिटी वोट टू पास दी हाउस। ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रख लेनी है। तो अगर कोई इंडिविजुअल या फिर पार्टी अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, ठीक है, दोज नंबर विल बी रिमूव फ्रॉम द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड देन मेजॉरिटी विल बी टेकन इनटू अकाउंट। क्लियर? सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द GS2 पार्ट। एंड ये किससे रिलेटेड आपको पता ही है, GS2 से, जनरल स्टडीज 2 का पेपर का नो कॉन्फिडेंस मोशन। आगे चलते हैं नंबर 2 की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए रिसेंटली ये भी चीज़ हुई है कि जो हरियाणा है उसने अपना स्पेशल सेशन बुलाया है कि भाई सबसे पहले आप सेशन बुलाओ फिर हम दूसरी चीज़ देखते हैं। ये इतनी तेज़ी की इतनी ज़रूरत क्या पड़ गई चंडीगढ़ को देखते हुए, हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि जो चंडीगढ़ है वो करंट स्टेटस यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो नंबर 1 तो यहाँ पे आपको पता होगा कि नेहरूवियन जो मॉडर्निटी थी वहाँ पे हमें चंडीगढ़ में देखने को मिलती है। कैसे कि हमने देखा कि ये ग्रीनफील्ड सिटी है और ये एक प्लान्ड सिटी है और इसको मतलब इस वजह से उस टाइम पे कमीशन किया गया था। उसका रीज़न था क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस जो कैपिटल होती थी पंजाब की वो थी लाहौर, और लाहौर चली गई थी पाकिस्तान में। लेकिन एक अच्छे वे से एक अच्छी सिटी बनाने के लिए, पंजाब को देने के लिए, है ना, तो हमने क्या किया, एक चंडीगढ़ को बनाया और चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया ली कॉर्ब्यूजियर ने, ठीक है, उस टाइम पे। और उन्होंने ये जो चीज़ की
कि मतलब इस तरह की चीज़ की, तो वो जो विलेज है ना? वो कहाँ से ली थी? खरड़ तहसील ऑफ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? खरड़ तहसील थी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ से ये जो चीज़ है एक्वायर की गई, जो लैंड थी। और सो इट वाज़ द कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया फ्रॉम इट्स इनॉग्रेशन इन 1953 टू 1966, ठीक है? फिर उसके बाद में होता क्या है, 1966 का एक एक्ट आता है जिसका नाम था पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये आया क्यों था? ये आया था पंजाबी सूबा मूवमेंट की वजह से। तो पंजाबी सूबा मूवमेंट की वजह से ये आया था। तो उसमें हमने क्या देखा कि जो हरियाणा है उसको हमने वहाँ से निकाला, ठीक है? क्योंकि वो क्या था, हिंदी स्पीकिंग रीजन था, तो हरियाणा को अलग निकाल दिया, और जो हिल रीजन्स थे पंजाब के उसको निकाल के भाई जो यूटी थी हिमाचल की उसमें डाल दिया गया। अभी और हमें क्या देखने को मिल रहा था कि भाई पंजाब हरियाणा को चंडीगढ़ पे हक दिया जाता है 60-40 की रेशो में, कि 60 जो परसेंट है पंजाब, वो सॉरी चंडीगढ़ वो रहेगा पंजाब का, और हरियाणा का 40%। इस तरह की जो चीज़ है वो देखी जाती है 1966 एक्ट के बाद में, और आपको ये चीज़ आई होप इतनी समझ में आ गई होगी। अभी इशू क्या है, ठीक है? सिंस 1966 जो फुल राइट्स हैं वो कभी भी जो हमारा पंजाब है उसको नहीं दिए गए। तो इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पंजाब असेंबली थी, इस तरह का जो रेजोल्यूशन ये भाई साहब ने, मतलब जो चीफ मिनिस्टर ने पंजाब के आजकल, उन्होंने जो पास किया है उसी तरह का रेजोल्यूशन 6 बार पास हो चुका है, एट लीस्ट 6 टाइम्स, ठीक है? तो ये कुछ पहली बार नहीं हो रही चीज़ कि भाई ये रेजोल्यूशन आया है और अब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये जो इस तरह का रेजोल्यूशन है वो पहले भी कई बार आ चुका है, ये चीज़ भी आपने साथ में याद रखनी है। अगर अगर मैं अभी बात करूं कि अभी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये इस वजह से आया है इस बार क्योंकि दो चीज़ें जो सेंटर ने की हैं रिसेंटली। नंबर वन, उन्होंने क्या किया है, जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है बीबीएमबी, जो कि मैनेज करता है, ठीक है जी? तो वो 1966 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको चेंज कर दिया गया है। उसमें पहले होता था कि जो लोग हैं वो पंजाब और हरियाणा के आएंगे, लेकिन वो जो चीज़ है वो क्राइटेरिया वो चेंज कर दिया गया, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे ये भी चेंज किया गया कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं वो अभी पंजाब सर्विस रूल्स के अंडर नहीं काम करेंगे, लेकिन वो चंडीगढ़ सेंट्रल सर्विस रूल्स के अंडर काम करेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी बात है। किन के लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है? ये भी चीज़ याद रखनी है साथ में, एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी बात है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, मुझे कोई मतलब मैं नहीं ये चीज़ बोल रहा। तो एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी बात कैसे है कि एम्प्लॉयज़ को पता है कि जो बेनिफिट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, जो पर्क्स हैं, वो सारी की सारी जो सेंट्रल सर्विस रूल्स हैं उसके अंदर ज़्यादा मिलती है एज़ कंपेरिजन टू पंजाब सर्विस रूल्स। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ कि यूनियन गवर्नमेंट, व्हाट हैज़ बीन द पोजीशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द सिटी, कि यूनियन गवर्नमेंट का क्या मसला रहा है। इंदिरा गांधी जी ने बोला था, देखिएगा यहाँ पे, कि जो चंडीगढ़ है उसको यूटी एज अ यूटी वो टेम्परेरी है, उसको क्या बना दिया जाएगा, पंजाब को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ये 1970 में फॉर्मलाइज होता हुआ दिखाई भी दिया, जब उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने हरियाणा को फंड्स देने की बात की थी कि आप अपनी अलग से एक कैपिटल बनाइए, अच्छे वे से उसको चलाइएगा, ठीक है? और ये जो बातें हैं ये हुई थी मतलब पैक्ट में हुआ था, जो लोंगोवाल पैक्ट था, राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड था या पैक्ट था, वो 1985 में हुआ था, उसमें भी ये बातें हुई थी। तो ये एक लगता है कि अब मतलब पहले बोल दिया गया था सेंटर की तरफ से, अब उसको पूरा नहीं किया जा रहा, तो वो भी एक दिक्कत आ रही है पंजाब को। फिर लास्टली यहाँ पे क्या है, इज देयर अ डिस्टिंक्टिव चंडीगढ़ पोजीशन। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ और यूनियन ऑफ चंडीगढ़ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने यहाँ पे, मैंने पहले भी आपको बताया, उन्होंने वेलकम किया है इस डिसीजन को कि भाई जो सेंट्रल प्रोविज़न मतलब सेंट्रल सर्विस रूल्स हैं वहाँ पे बेनिफिट वगैरह ज़्यादा मिलता है, तो हमें तो बढ़िया है। तो ये जो चंडीगढ़ की यूनिट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो बोल रहे हैं कि यार ये जो पंजाब ने चीज़ की है वो गलत है। अब यहाँ पे ये जो सारी चीज़ है ये मिस्टर जो चीफ मिनिस्टर है हमारे नए वाले, उन पे डिपेंड करती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए कुछ अगर मैं यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिव्स यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट लाइज अहेड, तो इनको भी पता है कि हमने कुछ और स्टेट्स में भी जीतना है। रिसेंटली गुजरात में इनका जो दौरा था वो हमें देखने को मिला कि वो वहाँ पे गए हुए हैं। तो इस तरह से हमें लगता है कि भाई ये कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक पंजाब मॉडल को दिखा सकें हर एक स्टेट में जाके कि वहाँ पे देखो कि जी हमने ये कुछ 10 दिनों में, 15 दिनों में या फिर 25 दिनों में कर दिया। तो अभी हम अगर आप हमें अपनी दूसरी स्टेट की कोई भागदौड़ दोगे तो हम उसमें भी अच्छी वे से काम करें। इसमें मेजरली ये टारगेट कर रही है जो पॉलिटिकल पार्टी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है हरियाणा को टारगेट करने की कोशिश हो रही है और गुजरात को, क्योंकि इसके जो इलेक्शंस हैं वो जल्दी से जल्दी आने वाले हैं।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नंबर 3, एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल जो कि बहुत टाइम से जो चीज़ न्यूज़ में है, आपको पता है, ये है यूक्रेन और रशिया की वॉर, या फिर वी कैन से द रशियन इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बहुत वीक से चल रहा है, लेकिन दिस इज़ नथिंग बट द प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर हाउ? क्योंकि जो हमारा रशिया है वो तो चलो खुल के आए ही हुआ है साथ में, लेकिन जो हमारा यूएसए प्लस जो नाटो है वो क्या कर रहा है, एक तरह की प्रॉक्सी वार कर रहा है। हाउ? कि वो तो सिर्फ फंडिंग या फिर वेपन्स है जो वो प्रोवाइड कर रहा है किसको, यूक्रेन को, और जो नुकसान है वो कहाँ पे हो रहा है, यूक्रेन में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन वो ये जो सारा एडिटोरियल है वो सेम है कि नाटो ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अभी कोई पीस के अगर मैं प्लान पॉसिबल है नहीं है, तो वो जो पीस होगी तभी पता चलेगा। इस इतनी जल्दी हम कुछ इस तरह का नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का स्टैंड क्या। अभी तक इंडिया ने कोई बहुत ज़बरदस्त स्टैंड नहीं लिया। उसका रीज़न कि जो रशिया का जो हमारा टाइज हैं डिफेंस वाले, ये वो वाले, यहाँ पे चाइना और रशिया का रिलेशन स्ट्रांग होता दिखाई देगा। और जो इंडिया है, इंडिया का यहाँ पे हमें ये पता चला कि भाई कभी भी हमने अभी तक क्रिटिसाइज या कंडेम नहीं किया रशिया की इन्वेजन ऑन द यूक्रेन, क्योंकि ये इट इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द इंडियाज लॉन्ग टर्म डिफेंस रिलेशनशिप। वो वैसे भी जो हमारी रिलेशनशिप है उसके साथ में, अगर हम बात करें इंडिया की, जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, या फिर अब्राहम रिलीजन के बारे में हम बात करते हैं, या फिर इजराइल पैलेस्टाइन का इशू के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे भी इंडिया कुछ बहुत ज़बरदस्त स्टांस के साथ में नहीं आता। तो इसमें ये भी एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो चीज़ इसमें हमने करनी है इस एडिटोरियल से, वो होती हैं की टर्म्स, की वर्ड्स, या फिर की टर्म्स जो आती हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो नाटो के बारे में हमें पता होना चाहिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको वाशिंगटन ट्रीटी भी बोला जाता है। ये आपने याद रखना है। ऑल्सो कॉल्ड वाली चीज़ कि वाशिंगटन ट्रीटी भी बोला जाता है। और ये यूएस, कनाडा, वेस्टर्न यूरोप नेशंस इसने किया था, और ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करंटली बात करूँ, 30 मेंबर स्टेट्स हैं, और ओरिजिनल मेंबर्स ये थे, उसको बाद में इन्होंने ज्वाइन कर दिया। हम यहाँ पे बात करें तो फ्रांस ने विथड्रू किया फ्रॉम द इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड ऑफ नाटो इन 1966, बट ये रहा एक मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट रिज्यूम्ड इट्स पोजीशन इन द नाटो मिलिट्री कमांड इन 2009। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसेल्स, बेल्जियम, और जो हेडक्वार्टर ऑफ अलाइड कमांड ऑपरेशन है वो है मॉन्स, बेल्जियम। ये दोनों के दोनों आपने चीज़ें याद रखनी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा, और मस्ट रिमेंबर। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैप की, मैप में अगर मैं पहले से ही बात करूं, जो इन्वेजन से पहले हो रहा था यहाँ पे, ये जो दो रीजन थे यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाई हुई थी, और इट वाज मोर और लेस फंडेड बाय दी रशिया। तो ये जो रीजन थे, नंबर 1 था डॉनबास, और जो ये क्रीमिया तो पहले ही हमने क्या कर लिया था, हमने का मतलब रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया था। तो ये जो रीजन था, डॉनबास रीजन था, इसको पहले ही उन्होंने इन्फ्लुएंस कर रखा था। यहाँ पे रशियन स्पीकिंग लोग रहते थे, तो इसी के चलते हुए उन्होंने फिर बाद में क्या कर दी, इन्वेजन यहाँ पे कर दी। हम यूक्रेन के अगर बॉर्डर की बात करें तो हमें क्या है कि यहाँ पे देखिएगा, ये सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड हो गया, मैंने जैसे आपको बताया, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रशिया। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रशिया और यूक्रेन और क्रीमिया के बीच में, और ये रशिया, यूक्रेन और क्रीमिया के बीच में एक सी है जिसका नाम है सी ऑफ अज़ोव, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर यूक्रेन के साथ बाउंड्री रशिया की और बेलारूस, यहाँ पे पोलैंड हो गया, स्लोवेनिया, हंगरी, यहाँ पे आ गया रोमानिया, और ये हो गया मोल्डोवा। तो ये सारी अपनी कंट्रीज है जिनकी बाउंड्री है जो वो अटैच होती है, जो लगती है किसके साथ में, यूक्रेन के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री का क्वेश्चन आता है तो आपने इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है। आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक न्यूज़ आई हुई है कि वो, आपको पता है कि वो जो डिबेट है वो दोबारा से मोमेंटम गेन कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न तो कुछ भी पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है उसके बारे में यहाँ पे इस एडिटोरियल में तो एटलीस्ट कुछ खास नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब क्या होगा, एक लॉ बनेगा जो कि सारी की सारी कंट्री पे अप्लाई होएगा टू ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज़, जैसे कि इन देयर पर्सनल मैटर सच एज मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, और अडॉप्शन हो गया। और इसका एम रहता है इंश्योर करना यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉस बिटवीन कम्युनिटीज़। ठीक है। और नंबर 2 अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, नंबर 2 यहाँ पे चीज़ आती है कि भाई जो आर्टिकल 44 है डीपीएसपी का ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ले डाउन करता है
कि जो स्टेट इंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। नंबर 3 यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट यहाँ पे क्या होती है कि देयर वाज नो कंसेंसस ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ द यूसीसी टू बी अडॉप्टेड। इट इज़ ऑल्सो सीन एज ए थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्पेशली अमंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नीड फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, नंबर 1 यहाँ पे आता है ये इंश्योर करेगा इक्वालिटी अमंग द सिटीजन इन द सिविल मैटर्स, ठीक है। नंबर 2 ये सेपरेट कर देगा रिलीजन फ्रॉम द सोशल रिलेशन एंड पर्सनल लॉज, देयर बाय हेल्पिंग द कॉज ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंश्योरिंग हार्मनी इन द सोसाइटी। नंबर 3 इट वुड प्रमोट जेंडर जस्टिस बाय रिमूविंग द इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन ऑफ पर्सनल लॉज, है ना। आपको पता होगा कि किसी का कोई पर्सनल लॉ कुछ और है, किसी का कुछ और है, तो वो क्या चाहते हैं कि एक तरह की यूनिफॉर्मिटी है, एक तरह की। और हमारे डीपीएस में भी तो लिख रखा है कि स्टेट को इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसमें हम यूसीसी की तरफ जा सके, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जा सके, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। और आपको पता है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिलीजन न्यूट्रल पर्सन लॉ वुड अपहोल्ड फ्रीडम ऑफ चॉइस स्पेशली इन द केस ऑफ इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस, राइट। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है, यहाँ पे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। चलिए लास्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं आज की। और देखिए ना, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बढ़ाने को तो चाहे इस न्यूज़पेपर को आप 1.5 घंटे या 2 घंटे का भी बढ़ा लो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को डिस्कस किया जाए, उसी को हम यहाँ पे रखें और आपके भी दिमाग में जाए कि ये न्यूज़ पढ़नी होती है। कल को आप वीडियो देखना छोड़ भी देखोगे, आपको पता होएगा कि यार ये न्यूज़ पढ़ने वाले थे और वो न्यूज़ नहीं पढ़ने वाली थी। तो यहाँ पे क्या है कि जो अपना वर्ल्ड कप हो रहा था वीमेन का, उसमें जो ऑस्ट्रेलिया वो जीत गया, बस इतना आपने याद रखना है। ये मुझे लगा कि आपको बता दिया जाए। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे उन्होंने दी है, 71 जो रन्स हैं उनसे जो जीत है उन्होंने ली है, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट तो क्या कि जो स्टेट एग्जाम्स है उनके में पूछा जा सकता है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। सो थैंक यू सो मच, वी विल बी मीटिंग टुमारो विद द नेक्स्ट दी हिंदू डिस्कशन। और शाम को आपको जो 1 ईयर करंट अफेयर के पार्ट 3 है वो भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, और इसको शेयर और लाइक कर दीजिए।